हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 20 मार्च 2023 के शिफ्ट फर्स्ट के मैथ्स के प्रश्न सोल्व करेंगे और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 29 है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब इसमें देखिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का ये रेशियो आपको दे रखा है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या है। अब अगर थ्योरम आपको पता है तो ये आपको डायरेक्ट आंसर दिखाई पड़ रहा होगा, 6:11 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। लेकिन ये होगा कैसे? देखिए यहाँ पर दो समरूप त्रिभुज आपको दे रखे हैं। ठीक है, अब इनके संगत भुजाएं यहाँ पर मान लीजिए ए है। ठीक है, यहाँ पर ए पहले त्रिभुज की भुजा है और इसकी संगत भुजा यानी कि दूसरे त्रिभुज की भुजा आपके पास बी है। ठीक है, तो इनका जो रेशियो है इसका स्क्वायर जो है यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 36:121 आ जाएगा। तो थ्योरम क्या कहती है कि किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के इक्वल होता है। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे यानी कि दोनों साइड वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात आपके पास क्या आ जाएगा? 6:11 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बाकी देखिए 3-4 सेकंड का ये प्रश्न था। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए दो कारों की चालों के बीच का अनुपात आपको ये दे रखा है। यदि पहली कार 4 घंटे में 200 किलोमीटर गति करती है तो दूसरी चाल जो है ये दूसरी कार की चाल जो है वो क्या है वो आपको कैलकुलेट करके बतानी है। तो पहली कार की चाल अगर कैलकुलेट करें तो 200/4 करेंगे तो यह आपके पास 50 किलोमीटर पर आवर जो है ये पहली कार की चाल आ जाएगी, क्योंकि 4 घंटे में ये 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 50 किलोमीटर। तो ये इसके पहली कार की चाल आपके पास आ चुकी है, यानी कि पहली कार की चाल आपको यहाँ पर 5 यूनिट दी गई थी, इसकी वैल्यू हमारे पास 50 आई है, यानी कि डेटा कितना गुना है? 10 गुना है। तो यहाँ पर दूसरी कार की चाल भी आपके पास ये 7 यूनिट ना होकर 7 का 10 गुना करेंगे, यानी कि 70 किलोमीटर पर आवर जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इसमें देखिए ए ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर एक बिंदु है। ए पी और ए क्यू जो है वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं। यदि ए पी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का 14 और ए क्यू इक्वल टू ये आपको 239 दे रखा है, तो ए का मान क्या है ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। देखिए ये भी आसान सा प्रश्न है। ये आपको यहाँ पर एक सर्किल दे रखा है। ठीक है, और इसका केंद्र जो है ये आपको ओ दे रखा है और इसके वृत्त के बाहर एक बिंदु आपको ए दे रखा है। अब इस ए बिंदु से जो है इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। तो हम यहाँ पर ये दो स्पर्श रेखाएं यहाँ पर इस तरह से खींच देते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आपको दो स्पर्श रेखाएं दे रखें। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये वाले स्पर्श रेखा इस वृत्त को जो है बिंदु P पर स्पर्श करती है और ये इसको बिंदु Q पर स्पर्श करती है। तो ये AP आपको यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का 14 दे रखा है और ये आपको यहाँ पर 239 जो है इसकी लंबाई AQ की लंबाई आपको दे रखी है। दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई दे रखी है। जबकि हम यहाँ पर जानते हैं कि किसी वृत्त के अंदर जो है यहाँ पर किसी वृत्त के जो है यहाँ पर ऊपर जो है किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो यहाँ पर ये वाली आपके पास स्पर्श रेखा और ये वाले स्पर्श रेखा जो है इनकी लंबाई भी आपस में बराबर होगी। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का 14 इक्वल टू कर देंगे ये आपके पास 239। ठीक है, तो ये 14 इधर घटाएंगे तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 225 आ जाएगा। तो ए बराबर आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। आंसर लगा दीजिए। बाकी कैलकुलेशन देखिए आपकी इतनी सी थी अगर ये कंसेप्ट आपको पता था तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इसमें देखिए a माइनस बी इक्वल टू आपको दे रखा है और 4ab आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखी है, तो इसका मान कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 3 कॉमन ले लेंगे, यानी कि a³ माइनस b³ ये ब्रैकेट में बच जाएगा। इसकी वैल्यू हमें चाहिए तो यहाँ से आप इसका फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए फॉर्मूला आपको एग्जाम में नहीं लिखना, मैं यहाँ पर ये लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा प्लस का 3ab हो जाएगा और इनटू में a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब a माइनस बी की वैल्यू तो आपको दे रखी है और ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 दूनी काटिए 21 आपके पास आ जाएगी ए बी की वैल्यू। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे a माइनस बी की, तो यहाँ पर 8 रख देंगे और ए बी ये आपके पास यहाँ पर जो है 21 निकल गया और इस ब्रैकेट की वैल्यू यहाँ पर भी 8 रखेंगे। तो ये आपके पास यहाँ पर कैलकुलेट होकर कितना आ जाएगा? देखिए 8 का क्यूब करेंगे 512 आ जाएगा, प्लस के अंदर 21 दिन 63 हो जाएगा और 63 को 8 से गुणा करा दें तो 8 त्रिका 24 का 4 आ जाएगा। हासिल 2 8 6 48 2 50 आ जाएगा। तो ऐड कराएंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 1016 बन रहा है, यानी कि 3 इंटू में 1016 करेंगे तो ये
3000 आपके पास 48 आपके प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इसमें देखिए यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है और एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री है। तो पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और क्यू आर की वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी। तो इसका मान कैलकुलेट करके बताना है। ये भी आसान सा प्रश्न है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लेंगे। इसमें ये एंगल क्यू जो है ये आपको 90 डिग्री का दे रखा है और ये त्रिभुज पी क्यू आर है। ठीक है, और इसमें पी क्यू ये 12 दे रखा है और यहाँ पर क्यू आर ये 5 दे रखा है। तो ट्रिपलेट से आपके पास ये 13 हो जाएगा। तो कोसेक पी की अगर हम बात करें तो ये आपके पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस 13 यहाँ पर बटे में परपेंडिकुलर यहाँ पर 5 हो जाएगा प्लस के अंदर सेक आर की अगर हम बात करें तो इसमें भी हाइपोटेनस यहाँ पर 13 बेस यहाँ पर 5 है। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो 26 बटे 5 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये राजस्थान के लिए जो है केंद्रीय कोण कितना, ये आपको कैलकुलेट करके बताना। और ये डेटा जो है आपको परसेंटेज में यहाँ पर दे रखा। आपको पता है कि यहाँ पर केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर जो है यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनता है टोटल, ये टोटल आपके पास यहाँ पर 360 डिग्री का कोण बनता है। और इसका आप यहाँ पर 12% कैलकुलेट करेंगे क्योंकि राजस्थान का यहाँ पर कितना 12% है। तो 12% अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करें किसका 360 डिग्री का, तो यहाँ पर ये देखिए 1 0 से तो 1 0 ये कट जाएगा और 12 6 72 हो जाएगा, हासिल 7 12 3 36 और 7 43 हो जाएगा। एक स्थान पर दशमलव आ जाएगा। 43.2 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, डिग्री में। अब इसमें देखिए एक वृत्त की त्रिज्या आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी, केंद्र से जीवा पी क्यू की दूरी आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी। जीवा पी क्यू की लंबाई कितनी है, ये भी बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। मतलब कुल मिलाकर ये आसान शिफ्ट आपकी पूछी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये आपको वृत्त दे रखा और इसकी एक जीवा हम यहाँ पर मान लेते हैं पी क्यू, ये आपको यहाँ पर दी गई है। ठीक है, और ये इसके केंद्र से लंबवत दूरी हो जाएगी और ये इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। यहाँ पर आपको त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर दे रखी, लंबवत दूरी है 8 दे रखी है। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये इसको 2 लंबवत यानी कि 2 बराबर बराबर भागों में यहाँ पर ये डिवाइड करती है। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पर ये आपके पास इतने पार्ट के आपके पास की कितनी आ जाएगी लंबाई, ये 6 आ जाएगी। तो यहाँ पर ये भी 6 होगी। तो अगर हम यहाँ पर ये पूरी जीवा की अगर बात करें पी क्यू की, तो ये आपके पास 6 + 6 यानी कि 12 सेंटीमीटर आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब ये छोटी छोटी चीज़ें आप दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि कोस अगर बराबर दे रखा है साइन के, इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल रहे होंगे इनका सम 90 डिग्री रहा होगा। तो 3a + का a - का 18 डिग्री इक्वल टू आपके पास 90 डिग्री होना चाहिए। तो 4a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 108 डिग्री हो जाएगा। और ये a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 दूनी का 8 हो जाएगा, 7 के 28 यानी कि 27 डिग्री आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। अब इसमें देखिए आर पी और के का औसत भार 40 किलो दे रखा है। यदि पी और के का औसत भार 45 किलो है और आर और के का औसत भार जो है वो 35 किलो है, तो के का भार कितना होगा। देखिए यहाँ पर ये आपको दे रखा आर + पी + के की अगर हम बात करें तो इनका औसत 40 है यानी कि 3 से गुणा कराएंगे तो 120 आपके पास इनका टोटल भार आ जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर साइड में कैलकुलेट करते हैं। ये आपके पास यहाँ पर P + के कैलकुलेट करें तो ये इनका औसत भार 45 था, इसका 2 गुना 90 इनका टोटल भार आ जाएगा। ठीक है, R + का के कैलकुलेट करें तो इनका औसत भार 35 दे रखा तो 35 दूनी का 70 इनका टोटल भार आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर P + का R + का 2k आ जाएगा इस साइड और ये इक्वल टू आपके पास यहाँ पर 160 आ जाएगा भार। ठीक है, अब यहाँ से आपको k की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो अगर आप यहाँ से P + R की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 160 - का 2k आ जाएगा। तो यहाँ पर P + R की वैल्यू R + P की इसकी जगह आप यहाँ पर क्या रख देंगे, 160 - का 2k रख देंगे। तो यहाँ से आपके पास 160, ये देखिए 120 इधर आकर माइनस होगा यानी कि 40 इधर बच जाएगा और ये माइनस का 2k और ये प्लस का k यानी कि माइनस का k इस साइड बचता है, इधर आ जाएगा प्लस का k आ जाएगा यानी कि k की वैल्यू आपके पास कितनी है, 40 kc यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। दो संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा, उनका योग आपको 88 दे रखा, छोटी संख्या का मान क्या है। देखिए इनका अगर हम योग करते हैं तो टोटल कितना हो रहा है, 11 यूनिट हो रहा है। आपको प्रश्न में इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर 88 दे रखी यानी कि डेटा यहाँ पर 8 गुना दे रखा है। तो छोटी संख्या आपके पास ये 3 थी, ये 3 यूनिट थी। ठीक है, तो ये भी आपके पास यहाँ पर 8 गुना करेंगे तो 24 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर बड़ी संख्या पूछता तो यहाँ पर 8 को 8 से गुणा करते 64 आपके पास आंसर आता।
अब इसका विस्तृत रूप जो है वो आपको कैलकुलेट करके बताना क्या होगा। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर आप यहाँ पर यूज़ करेंगे तो आपके पास यहाँ पर देखिए ये आपको फॉर्मूला पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का ये 2ab और प्लस का b स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज़ कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर निकल के क्या आएगा, 4 प्लस का 2ab यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर 4/p आ जाएगा प्लस के अंदर, ये आपके पास इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/p स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। अब इसमें देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3 दे रखा है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी। तो यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि ये अगर हम चिन्ह बीच में माइनस का कर दें तो हमारे पास ये इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी कि अगर बराबर आपको जो भी वैल्यू दे रखे उसको हम 1 के बट्टे में करके लिख देते हैं, यानी कि 1/3 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब ये बेसिक फॉर्मूले, ये प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पर 29 कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पीछे से हम बनाते आ रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से, तो यहाँ पर ये आपको पता होने चाहिए बेसिक कंसेप्ट, अगर आप पार्ट 1 से वीडियोस देखते आ रहे हैं तो, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगी, a प्लस बी प्लस सी, ये दो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा बट्टे में से, ठीक है। तो यहाँ पर ये 16 दूनी का 32 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर 120 दे रखी है, यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो यहाँ से 4 अगर कॉमन ले ले तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ये आपको कैलकुलेट करना। अब इसमें देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। 4 इंटू में ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इसमें से माइनस कर देंगे ये 2ab और यहाँ पर प्लस का 2bc और ये आपके पास यहाँ पर प्लस का 2ca। अब ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा, आपको एग्जाम में लिखना नहीं है फॉर्मूला, ठीक है। अब इनके वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो 4 इंटू में ब्रैकेट के अंदर इसका मान आपके पास यहाँ पर 32 निकल गया, 32 का स्क्वायर 1024 हो जाएगा, माइनस के अंदर इसकी वैल्यू आप यहाँ पर 120 रखेंगे, ब्रैकेट के अंदर आपके पास कितना आएगा, देखिए ये आपके पास यहाँ पर 904 बच जाएगा, और इसका 4 गुना करेंगे तो 9 चौके 36 और ये 4 चौके 16, यानी कि 3616 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए यदि किसी उत्पाद की कीमत में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है तो कीमत में कितने प्रतिशत परिवर्तन होता है। अब यानी कि कीमत यहाँ पर एक फिक्स वैल्यू रही होगी, अब उस पर वृद्धि की जा रही है और उसी पर कमी की जा रही है, तो यहाँ पर आप सक्सेसिव कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि 15% की वृद्धि है तो इसे आप प्लस में लेंगे और 20% की कमी है तो इसे माइनस में लेंगे, ठीक है। और ये प्लस माइनस गुणा होकर माइनस हो जाएगा और ये 15 इंटू में 20/100 हो जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 बार कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर ये 3 बार कट जाएगा, ये यहाँ पर माइनस का 5 और माइनस का 3, यानी कि माइनस का 8% आपके पास आएगा। और ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर जो है ये कमी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि डिक्रीज को यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर स्कूल डी में लड़कियों की संख्या स्कूल आई में लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ से इसको वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको डी का डेटा देखना, ये 39% यहाँ पर लिखा हुआ है 39%, और आई का आपको यहाँ पर देखना ये 10% यानी कि 10% आपके पास यहाँ पर लिखा। तो ये 39%, 10% का कितना प्रतिशत है, 390% है, ये आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा होगा। ये कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं भाई, यहाँ पर ये 39 जो है ये 10 का कितना प्रतिशत है तो यहाँ पर गुणा 100 करा देंगे, यानी कि 390% आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बिना लिखे भी आप इस प्रश्न को बना सकते थे। अब इसमें देखिए यहाँ पर केंद्र O और व्यास 9.8 mm वाले एक वृत्त के परिधि की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर परिधि यानी कि सर्क्यूमफेरेंस आपके पास यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। अब ये व्यास आपको डायमीटर दे रखा है तो r इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 2π इंटू में आपके पास r की वैल्यू 9.8 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 9.8 पाई mm में जो है ये आपके पास इस वृत्त की परिधि यानी कि सर्क्यूमफेरेंस आपके पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब उस घन का आयतन कितना है जिसकी भुजा की लंबाई जो है 6 है। तो 6 का क्यूब करेंगे, यानी कि आपके पास यहाँ पर भुजा क्यूब इसका आयतन होता है, यानी कि 216 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अब इसमें देखिए एक कुर्सी का अंकित मूल्य आपको दे रखा है ₹1600 है, 10% और x% के 2 क्रमागत बट्टे देने के पश्चात कुर्सी जो है ₹1368 में बेची जाती है। यहाँ x का मान क्या है,
तो 1600 पर यहाँ पर छूट दी जाएगी, तो 10% की छूट यानी कि 1/10 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि 10 पर 1 की छूट दी गई, तो इसका 9/10 कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, फिर अगली छूट x% की दी गई, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 100 में से -x कराएंगे और परसेंटेज के लिए इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। तो ये जो भी निकल के आएगा आपके पास विक्रय मूल्य निकल के आएगा, जो कि आपको यहाँ पर दे रखा है 1368, तो बराबर 1368 कर दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 0 से, यहाँ पर 2 0 कैंसिल कर दीजिए। ये 9 से डिवाइड है यहाँ पर, ये आपके पास 9 एकम 9 हो जाएगा और यहाँ पर बचा कितना 4 बचा, उतारेंगे से 9 पंचे 45 और 9 दूनी का 18 हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर 8 से भी डिवाइड है, तो 8 दूनी का 16 हो जाएगा। ये 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8 और 8 9 72 आपके पास ये आ जाएगा। और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो बट्टे में 5 आएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, 19 5 95 हो जाएगा। 100 माइनस x इक्वल टू कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इसमें देखिए यहाँ पर p की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बतानी, तो ऑफ का मतलब क्या होता है, ये मल्टीप्लाई होता है, आप सभी को यहाँ पर पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में करें तो ये 4 से 4 कट जाएगा, आएगा क्या 1/5 आएगा। प्लस के अंदर यहाँ पर भी ये मल्टीप्लाई में, तो 3 से ये डिवाइड करेंगे 3 बार कट जाएगा, तो ये 17 3 51/2 आपके पास आ जाएगा। माइनस के अंदर 3/10 और ये इक्वल टू आपके पास यहाँ पर p के निकल के आया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बट्टे में 10 आ जाएगा इनका एलसीएम, और यहाँ पर ऊपर आपके पास ये हो जाएगा 2 प्लस का ये हो जाएगा 5 से गुणा करें, 5 5 25 255 आ जाएगा, और यहाँ पर ये आपके पास जो है माइनस का 3 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर ये आपके पास माइनस का 200, ये आपके पास यहाँ पर प्लस का आएगा 254 आ जाएगा, और बट्टे में 10 2 से डिवाइड करेंगे तो 127/5 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इसमें देखिए यहाँ पर उन सभी 3 अंकों की संख्या का योग क्या है जो 20 से विभाज्य है। अब 20 से विभाज्य आपके पास यहाँ पर 3 अंकों की संख्या, पहली आपके पास 100 हो जाएगी, इसके बाद 120 और इसके बाद 140। ठीक है, अब यहाँ पर डैश डैश लगा दीजिए। लास्ट आपके पास 3 अंकों की संख्या देखिए 999 होती है। जब आप इसमें 20 का डिवाइड करेंगे तो यानी कि 20 चौके 80 हो जाएगा, 19 बचा, फिर 9 उतारेंगे, फिर 20 नमा 180 हो जाएगा, फिर 19 आपके पास शेषफल बचेगा। तो हम यहाँ पर इसमें से क्या कर देंगे 19 माइनस कर देंगे, तो आपके पास लास्ट 3 अंकों की संख्या जो है वो आ जाएगी जो कि 20 से डिवाइड है, यानी कि 999 में से 19 माइनस किया 980 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको पता कर सकते हैं। ये आपके पास एक सीरीज बन चुकी है, और यहाँ पर देखिए प्रत्येक 2 क्रमागत पदों के बीच का डिफरेंस देखिए कितने का है, 20-20 का आपको यहाँ पर डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास एक एपी बन के आ चुकी है। ये प्रथम पद आपका ए है, ये अंतिम पद एल है, तो यहाँ पर पदों की संख्या एन की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अंतिम पद में से 980 में से प्रथम पद को माइनस कर देंगे 100 को, और डिवाइड कर देंगे इनके गैप से यानी कि 20 से, और प्लस का 1 कर देंगे, तो हमारे पास पदों की संख्या आ जाएगी। यानी कि यहाँ पर 880 बचेगा, और 20 से डिवाइड करेंगे तो 44 और प्लस 1 45 आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगी। और देखिए एपी के अंदर हम एन पदों का योग जो कैलकुलेट करते हैं वो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू n/2। अगर हमारे पास प्रथम पद और अंतिम पद हमें पता हो तो a प्लस का l, ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 45/2 और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर 100 प्लस का ये आपके पास 980 हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 45/2 आएगा, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर देखिए 1080 आपके पास आ जाएगा, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 दूनी का 10, और ये आपके पास यहाँ पर 4 दूनी का 8, ये 0 540 आ जाएगा। अब इसको गुणा कराएंगे यहाँ पर 45 से, तो 45 का 4 गुना, ये 0 आएगा। ठीक है, 45 का 4 गुना कितना हो जाएगा 180, ये आपके पास यहाँ पर 0 आ गया, हासिल आएगी 18, और 45 का 5 गुना 225 हो जाएगा, और 18 ऐड करेंगे तो ये 243 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इसमें देखिए एक दुकानदार एक किताब को जो है 40% की हानि पर बेचता है। यदि उसने किताब को ₹120 अधिक में बेचा होता तो उसे 10% की हानि होती। 10% का लाभ अर्जित करने के लिए पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 40% की हानि हुई, तो इसके फ्रैक्शन वैल्यू आपको यहाँ पर पता होगी, 2/5 आपके पास इसके फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं, यानी कि 5 पर 2 का लॉस हुआ तो 5 की वस्तु जो है 3 में यहाँ पर बेची गई, ये आपका यहाँ पर CP हो जाएगा, ये SP हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगले यानी कि अगर यहाँ पर देखिए 120 अधिक में बेची जाती तो 10% का प्रॉफिट होता, इसके फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती, यानी कि 10 पर 1 का प्रॉफिट हुआ तो 10 की वस्तु जो है यहाँ पर 11 में बिकी।
बट यहाँ पर देखिए आपका ये सीपी जो है क्रय मूल्य जो है ये बराबर होना चाहिए। तो इसको 10 बनाने के लिए आप इस अनुपात को क्या कराएंगे, 2 से गुणा कराएंगे पूरे को, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास 10:6 बन जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर आपके पास ये 6 की वस्तु, 1 सेकेंड, 10% का लाभ अर्जित करने के लिए, अरे ये यहाँ पर पहुँच गया, 10% की हानि होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये रेशियो काम में लेंगे। तो यहाँ पर ये 10% की हानि हो रही है, तो 1/10 इसके फ्रैक्शन में 10 पर 1 की कमी हुई, तो ये 10 की वस्तु यहाँ पर 9 में बिकी थी, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर प्रॉफिट ये कितने अधिक में बेची गई, यहाँ पर ये 3 अधिक में बेची गई, जबकि आपको प्रश्न में यहाँ पर बोला गया, प्रश्न में आपको यहाँ पर बोला गया 120 अधिक में बेची गई। तो ये यहाँ पर इसका कितना गुना, 40 गुना आपको दिखाई पड़ रहा है। तो सीपी जो है क्रय मूल्य जो है ये भी आपके पास 40 गुना हो जाएगा। 10 × में 40 करें यानी कि आपके पास ये 400 क्रय मूल्य आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 10% के लाभ अर्जित करने के लिए इस पुस्तक का विक्रय मूल्य आपको कैलकुलेट करके बताना है, यानी कि अब जो नया सेलिंग प्राइस होगा SP- ये आपको कैलकुलेट करके बताना। तो 10% का लाभ यानी कि 1/10 इसके फ्रैक्शन यानी कि 10 पर 1 का प्रॉफिट हमें चाहिए। तो सीपी हमारा 400 था, इसका आप यहाँ पर 11/10 कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि 10 पर 1 का प्रॉफिट करना है। तो यहाँ पर ये 440 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए यहाँ पर वस्तु A, B, C, D और E, F और G के विक्रय मूल्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो इसे पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करें, ठीक है। यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस का आपको ये फॉर्मूला दे रखा है विक्रय मूल्य का, ठीक है। अंकित मूल्य आपको माइनस करना है बट्टा। अब देखिए यहाँ पर ये डेटा अगर आपको नहीं भी दिखाई पड़ रहा तो यहाँ पर डेटा को देखने की आवश्यकता भी नहीं भाई। यहाँ पर आप ऑप्शन से अगर देखें तो या तो जी पहले आएगा आपका यहाँ पर या फिर ए पहले आएगा, ठीक है। सबसे बड़ा या तो जी होगा या फिर ए होगा। तो इनमें अगर आप चेक करेंगे ए में और यहाँ पर जी में, तो डिफरेंस देखिए सबसे ज़्यादा गैप आपको किस में दिखाई पड़ रहा है भाई। यहाँ पर ग्राफ में अंदाज से आप यहाँ पर देख सकते हैं गैप आपको यहाँ पर जी में सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर जी आपका सबसे बड़ा आएगा, तो यहाँ पर या आपके पास ऑप्शन नंबर या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं हो सकते, ठीक है। गैप आपको देखना है अंतर किस में सबसे ज़्यादा आएगा। अब इन दोनों ऑप्शन में देखिए डिफरेंस यहाँ पर आपको कहाँ पर मिलेगा, डी और ई में मिलेगा। या तो डी बड़ा होगा या फिर ई बड़ा होगा, इन दोनों में आप यहाँ पर चेक कराएंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पर डी यहाँ पर है और ई यहाँ पर है। इन दोनों में देखिए गैप आपको किस में ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर आपको डी में ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर डी आपका ई से बड़ा आएगा, यानी कि डी यहाँ पर पहले आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ एक सेकंड का ये प्रश्न था। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए ₹2000 की धनराशि पर 3 वर्ष के लिए जो है 7% वार्षिक दर पर और रुपये जो है 3200 की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए जो है 6% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज के बीच कितना अंतर होगा, ये आपको कैलकुलेट करके बताना। तो 2000 की राशि है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 है, 2 वर्ष का ये 3 वर्ष का यहाँ पर टाइम है और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो यह ब्याज कैलकुलेट होकर आ जाएगा। 20 से 20 7 3 21 दूनी का 42, 420 आपके पास यहाँ पर ब्याज निकल के आया, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए आपके पास 3200 की राशि है और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 6% है। टाइम 2 वर्ष का, डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये 20 से 20 कट जाएगा। 6 दूनी का 12, दूनी का 24 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, हासिल 2, 12 3 36, 2 38 हो जाएगा, यानी कि 384। डिफरेंस देख लीजिए इनका आपको कितने का दिखाई पड़ रहा है, 16 20 और 36 का आपको यहाँ पर डिफरेंस दिखाई पड़ा। आंसर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसमें देखिए एक निश्चित संख्या में जो है कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 10 व्यक्ति कम कर दिए जाएं तो कार्य पूरा होने में जो है 10 दिन अधिक लगेंगे। शुरुआत में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए शुरुआत में यहाँ पर कुल व्यक्तियों की संख्या हम x मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर x व्यक्ति 90 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं, तो x × में 90 ये आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा। अब अगर इन x व्यक्तियों में से 10 व्यक्ति चले जाते हैं, यानी कि माइनस का 10 कर दें, तो यहाँ पर ये इतने व्यक्ति आपके पास शेष बचे। अब यहाँ पर उसी काम को पूरा करने में जो यहाँ पर 10 दिन अधिक लगते हैं, यानी कि 90 से 10 दिन अधिक, यानी कि 100 दिन में ये कार्य कंप्लीट होगा। अब यहाँ पर ये कार्य जो है आपका सेम था, यानी कि दोनों टोटल वर्क होंगे, तो इनको इक्वल कर दीजिए, आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि 90x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100x माइनस का 1000। तो यहाँ से आपके पास ये कितना आ जाएगा, 10x इक्वल टू आ जाएगा 1000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100, यानी कि शुरुआत में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, 100 थी। नेक्स्ट देखें,
अब ये देखिए यहाँ पर ये प्रश्न थोड़ा सा कैलकुलेटिव और यहाँ पर जो डेटा आपको यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रहे थे मैंने यहाँ पर ये पहले से लिख दिया, ठीक है, जिन जिन के हमें यहाँ पर ज़रूरत थी। बाकी इंग्लिश वाले जो है इसे वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं प्रश्न को, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पर बोला क्या गया, देखिए 2017 और 2018 में Z का कुल उत्पादन वर्ष 2020 और 2021 में X के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो 2017 और 2018 में Z का देखेंगे तो 17 और 18 में Z का, यहाँ पर डेटा मैंने ये लिख दिया। आपको इनका क्या करना है, टोटल करना है, यानी कि 50579 और ये आपके पास 444 ये 56, इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये 15 का 5 हासिल 1 और ये 13 हो जाएगा और हासिल 1 और ये 10 हो जाएगा और यहाँ पर हासिल 1 ये 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। इनका टोटल आपके पास आ चुका है। इसके बाद 2020 और 2021 में एक्स का देखेंगे तो यहाँ पर ये 2020 और 2021, यहाँ पर ये डेटा मैंने लिख दिए हैं। इनका आप यहाँ पर टोटल करेंगे तो 175,123 और यहाँ पर 157 और ये 279 और इनको ऐड करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। हासिल आएगी आपके पास 1, ये 9 1 10 का 0 आ जाएगा, हासिल 1 आएगी, 3 1 4 हो जाएगा, 12 का आपके पास यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये 12 1 13 का 3 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखिए कैलकुलेट क्या करना है, ये वाला डेटा जो है इसका कितना प्रतिशत है, यानी कि ये आपके पास 9 लाख, ये आपके पास यहाँ पर 95,035 लिखा हुआ है, ठीक है, 95,035 ये जो डेटा है ये आपके पास यहाँ पर 3,32,402 का आपके पास यहाँ पर कितना प्रतिशत है, ये आपको कैलकुलेट करना था। यानी कि यहाँ पर गुणा 100 कराएंगे तो ऊपर में यहाँ पर 2 0 ये यहाँ पर लगा देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब इसमें देखिए आप यहाँ पर भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए नीचे कितने अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या, तो हम यहाँ पर 6 अंकों तक ये ले लेते हैं, ठीक है। 3 2 5 यहाँ पर हो गए, ये आप यहाँ पर 1 0 भी इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए आपके पास डेटा अप्रोक्सीमेट देखिए कितना लिखा, 9,50,000 यहाँ पर ये आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखें तो 3,32,000 लगभग लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेट से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए पहला अंक 8 लिखा है, 8 को अगर 3 लाख से गुणा करें तो ये आपके पास 8 त्रिका 24 लाख चला जाएगा, जबकि हमें 9 लाख के अप्रोक्सीमेट चाहिए, तो ये तो आंसर वैसे भी नहीं हो सकता। अब इसके बाद यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे, आपको बड़ी वैल्यू को पहले चेक कराएंगे तो 4 त्रिका 12 लाख, यानी कि ये भी अभी भी ज़्यादा जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब ये देखिए 3 त्रिका 9, यानी कि यहाँ पर 9 लाख के अप्रोक्सीमेट जा रहा है, लेकिन अगर आप 32,000 का अगर 3 से गुणा कराएं तो ये आपके पास 96,000, हमें यहाँ पर ऊपर देखिए अप्रोक्सीमेट 50,000 चाहिए, लेकिन ये ऊपर 96,000 जा रहा है, तो आंसर ये भी नहीं हो सकता, बचा ऑप्शन नंबर 3। यानी कि इसमें अगर आप डिवाइड करेंगे तो 28.59% आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने भाग कैसे कराया, ठीक है। तो ये थे आपके पूरे 25 के 25 प्रश्न, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।